वो एक शहर था। वहाँ शारदा नाम की एक अमीर औरत रहती थी। बेटे का नाम था रमेश। रमेश अनामिका नाम की एक लड़की से प्यार करता था। ये बात शारदा को पसंद नहीं थी। रमेश और शारदा के बीच में अनामिका को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, पर रमेश कहता है कि वो सिर्फ अनामिका से ही शादी करेगा और ऐसा कहकर वो घर से बाहर आ जाता है। बाहर आके वो अनामिका से जाके शादी कर लेता है। नवविवाहित जोड़ा कृष्णपुर नाम के गांव में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कुछ महीने निकल जाते हैं। एक दिन शारदा कार से रमेश के घर पे आती है। उस वक्त अनामिका गोबर से कुछ काम कर रही थी घर पे। कार से उतर के वो उसके पास जाती है। ए लड़की, इधर आना जरा। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका भी हाँ कहती है और उसके पास जाती है। उसके करीब जाते ही शारदा को बड़ा गुस्सा आ जाता है। छी, गोबर की तरह महक रही हो, दूर रहो। ये सुन के अनामिका को भी बहुत गुस्सा आता है। गांव में आपको इस तरह गोबर की महक और गंदी महक ही आएगी। आप जैसे कार में घूमने वालों को ये सारी चीजें क्या पता। आप बुजुर्ग होके मुझे बुलाई, इसीलिए मैं यहाँ आई, नहीं तो मैं यहाँ क्यों आती। आप सीएम हैं या पीएम हैं जो मैं आपको देखने दौड़ के आऊंगी। उसकी कड़क बातें सुन के शारदा कहने लगती है, ए लड़की, मुंह संभाल के बात करो, समझी। उम्र का सम्मान करती हूँ इसीलिए चुप हूँ, नहीं तो अच्छे से सबक सिखा देती आज। देख के घमंडी और बदतमीज लग रही हो। जिससे शादी हुई होगी उसे तो बड़ा परेशान करती होगी। उस समय से देखी जा रही हूँ, आपके मुंह में जो आ रहा है आप वही कही जा रही है। अब मैं आपका एक एक बात का जवाब दूंगी, नहीं तो मेरा नाम भी नहीं। अच्छा, तो क्या करोगी तुम मेरे साथ? जाओ, जो करना है करो। अनामिका को सच में गुस्सा आ जाता है। फिर वो गोबर से जो गोईठा बनाई थी उसे उठाकर वो कार के ऊपर फेंकने लगती है। अरे अरे, तुम क्या कर रही हो? मेरे सुंदर से कार को तुम गंदा क्यों कर रही हो? इस तरह शारदा चिल्लाती है। तब तक रमेश वहाँ पे आ जाता है। रमेश को देखकर उसकी माँ कहती है, अरे बेटा रमेश, देखो ये कौन औरत है, मेरे सुंदर से कार को नष्ट कर रही है। माँ, साइड हटो। अरे अनामिका, तुम मेरे माँ के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही हो? हे भगवान, आश्चर्य होके अनामिका कहती है, अरे कौन है ये? माँ, ये मेरी पत्नी अनामिका। ये सुनकर तो शारदा आश्चर्य हो जाती है। ऐसी उग्र औरत से तुमने शादी की? सासू माँ, गलती से ऐसा हो गया, मुझे नहीं पता था आप मेरी सासू माँ है। आप लोग अंदर जाइए, मैं कार साफ कर देती हूँ। फिर अनामिका की बातों के तहत शारदा और रमेश घर के अंदर चले जाते हैं। अनामिका फिर कार साफ करने लगती है। उधर शारदा रमेश से कहती है, बेटा रमेश, जब से तुमने घर छोड़ा है तुम्हारे पिताजी बिस्तर पकड़ लिए हैं। वो तुम्हें बहुत याद करते हैं, दिन भर तुम्हारे ही बारे में सोचते हैं। उस दिन मुझे तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम दोनों मेरे साथ वहाँ चलो। माँ, हम यहाँ पे घर जमीन सब कुछ खरीद लिए हैं, तुम ही यहाँ आए करो। शहर के वातावरण से यहाँ का वातावरण ज्यादा बेहतर है। माँ, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम यहाँ काम कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इतनी महंगी और कीमती चीजें, घर, व्यापार सब छोड़ के मैं यहाँ क्यों आऊंगी? हाँ बताओ। तुम्हें तो बस जाना है, मेरे लिए नहीं, अपने पिताजी की खुशी के लिए आओ वहाँ पे। शारदा की बातों पे रमेश तैयार हो जाता है और कहता है कि वो वहाँ पे जरूर आएगा। तब तक अनामिका कार साफ करके अंदर आके कहती है, सासू माँ, कुछ खा के जाइए। अनामिका, तुम जाके सारा सामान बांध लो, हमें शहर जाना होगा। फिर सारी बातें रमेश खुल के बताता है। ये सुन के वो दुखी होती है और जल्दी जल्दी सारा सामान बांध लेती है। क्या हम कार से जाएंगे जी? अनामिका की ऐसी बातों पर रमेश हाँ कहता है। सुन के अनामिका खुश हो जाती है। अरे वाह, क्या बात। खुश होके ताली बजाते बजाते वो गाड़ी के तरफ आगे बढ़ती है दरवाजा खोलने के लिए। उसे देखकर रमेश शारदा कहने लगते हैं, अरे अरे, रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। ऐसा कहकर वो जाता है और फिर उसके लिए दरवाजा खोल देता है। फिर सभी लोग जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। कार यात्रा शुरू हो जाती है। अनामिका शहर पहुंच के घरों को देखकर कहती है, शहर में क्या सभी घरें इतने बड़े बड़े होते हैं? इतने बड़े घर क्यों है? हमारा घर कहाँ है वैसे? हे भगवान, मैं इसे कैसे संभालूं? इसकी बातें सुनकर तो मैं मर ही जाऊं। शारदा कहती है, आओ आओ, ये हमारा ही घर है। आओ अंदर चलते हैं। ऐसा कहकर वो सभी को घर के अंदर ले जाती है।
अनामिका अंदर जाके सारा घर देख के हैरान होके कहती है, खूबसूरत बनाया है। बड़ा आश्चर्य होके कहती है अनामिका। फिर वहाँ पे एक आदमी को खड़े देख कहती है, ससुर जी नमस्ते। उस आदमी को खड़े देख अनामिका नमस्ते कहने लगती है। ये देख शारदा कहती है, क्या यह मेरे पति जैसा दिखता है? ये हमारा घर का नौकर है। असलियत बताती है शारदा। शारदा की बातें सुनकर अनामिका कहती है, हाय रे, सच में? फिर भी वो ठीक है। बुजुर्ग इंसान देखकर मैंने उन्हें जाकर नमस्ते कह दिया। इस तरह से अनामिका कहती है। फिर वो अपने ससुर जी के पास जाती है जो कि बिस्तर पे लेटे हुए थे। उन्हें प्यार से नमस्ते कहती है। रमेश पिताजी को अपनी पत्नी के बारे में कहता है। वो खुश होके उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सभी से मिलके अनामिका बहुत जल्द ही घुल मिल जाती है। ये देखकर शारदा बहुत खुश होती है। मुझे लगा था बहुत ही घमंडी और अहंकारी औरत है। अनामिका को देख के जैसा लगा था बिल्कुल उसके विपरीत वो निकली। वो बहुत ही मिलनसार थी। ये सब कुछ देखकर शारदा मन ही मन बहुत खुश होती है। शादी के बाद जाके अनामिका अपने पति से कहती है कि वो दूसरे घर में रहना चाहती है, पर रमेश अपनी माँ शारदा और अपने पिताजी प्रसाद को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। इस बात पे जब चर्चा हुई तो उसे बुरा लगने लगा। अनामिका अपने पति के भावनाओं को समझती है और फिर कहती है, अजी मैं नहीं चाहती हूँ कि आप बुरा महसूस करें। मैं सिर्फ सासू माँ ससुर जी के लिए बोझ बन के नहीं रहना चाह रही थी, इसीलिए मैंने आपसे कहा उस घर से बाहर निकल आने के लिए। आप अगर चाहे तो वापस जा सकते हैं। इस तरह से अनामिका कहती है। सारी बातें सुनने के बाद रमेश कुछ जवाब नहीं देता है। इसी तरह चल रहा था। फिर शारदा और प्रसाद दोनों ही बुजुर्ग हो गए थे। वो दोनों काम के लिए नहीं जा पा रहे थे। उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वो इस विषय में अनामिका और उसके पति से कहना चाह रहे थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो चुप रहे। कुछ दिनों के बाद प्रसाद बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। ये खबर वो अपने बेटे बहू तक देने के लिए कहते हैं। वो शारदा के कानों में धीरे धीरे कह रहे थे, पर जब तक अनामिका और उसके पति वहां आके पहुंचते हैं, प्रसाद अपना दम तोड़ देते हैं। अनामिका, शारदा, रमेश तीनों ही बहुत दुखी थे। जब पूरी बात अनामिका को पता चली तो अनामिका बहुत दुखी हो गई। बाद में सारा अंतिम संस्कार किया जाता है। फिर अनामिका जाके अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, आपने ससुर जी की बीमारी के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताई? हम लोग बाहर वाले हैं क्या? अनामिका, मुझे पता है तुम अपने पति के साथ अलग क्यों हो गई थी। सास बहू के बीच के झगड़े को रोकने के लिए यही तुम्हारा इरादा था अलग होने का। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया है तुम्हारा इरादा अच्छा था। वैसे भी अगर हम साथ साथ रहेंगे छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो होगी ही। यही तो जीवन है और सब किस्मत है। मैं बताओ चाहे ना बताओ, ईश्वर ने तो सब फैसला कर रखा है। इस तरह से कहकर रोने लगती है शारदा। ये सुनकर अनामिका को बहुत बुरा लगता है। सासू माँ, अब हम यहीं रहेंगे एक साथ। अनामिका की ये बात सुनकर रमेश बहुत खुश होता है। शारदा भी बहुत खुश होती है। वो दिन ऐसे ही निकल गया। अगले दिन शारदा अपने बेटे से कहती है, रमेश इधर आना बेटा। तुम्हारे पिताजी ने कहा था इस कमरे के ऊपर एक पहिया है, देखो तो निकाल सकते हो। इस तरह शारदा रमेश से कहती है। रमेश हाँ कहकर ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर के खाली जगह से वो एक पहिया नीचे निकाल ले आता है। ये देखकर शारदा, रमेश, अनामिका तीनों ही आश्चर्य रह जाते हैं। अरे ये कैसा चक्र है? देख के तो लग रहा है कि हम मिट्टी का बर्तन बना सकते हैं, पर उन्होंने कहा था ये कोई माया चरखा है। मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है वैसा। बस मृत्यु से पहले उन्होंने इस मायावी चक्र के बारे में कहा। इस तरह से शारदा कहती है। उनकी बातें सुनकर आश्चर्य होकर अनामिका कहती है, नहीं सासू माँ, अगर पिताजी ने कहा है तो ये जरूर मायावी चक्र ही होगा। एक बार इसे हम घुमा के देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। अनामिका कहती है। फिर रमेश उस चरखे को घुमा के देखता है। जैसे ही रमेश उस चरखे को घुमाता है, तरह तरह के व्यंजन, दम बिरयानी, तंदूरी चिकन और भी ना जाने क्या क्या चीजें खाने के सामान के साथ साथ बाहर निकल के आने लगते हैं उस चरखे से। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि असल में ये जादुई पहिया है। माँ, पिताजी को ये चरखा कहाँ से मिला?
किसने दिया और उन्होंने इसे ऊपर में क्यों रखा था? रमेश एक के बाद एक सवाल पूछने लगता है। जब तुम्हारे पिताजी की शादी होने वाली थी तब एक स्वामी जी यहाँ आए थे और खाना खाए थे। उस रात में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। आखिरी वक्त में उन्होंने इस पहिए के बारे में तुम्हारे पिताजी से कहा। तुम्हारे पिताजी ने इस पहिए पे ध्यान नहीं दिया और इस पहिए को जाके छत पे रख दिया। अपनी मृत्यु के ठीक पहले उन्होंने मुझसे ये बात कही। इस तरह शारदा पूरी बातें खुल के बताती है। सुन के बेटा बहू दोनों ही बड़े आश्चर्य होते हैं। उसके बाद वो तीनों देर ना करते हुए अच्छे से बैठ के जितने भोजन मिले थे जम के खा लेते हैं। फिर उस चरखे के बारे में वो सोचने लगते हैं। हर कोई अपना अलग अलग विचार देने लगा। वो एक परिणाम पे आ ही नहीं पा रहे थे। ऐसे नहीं, हमें एक 5 स्टार होटल का व्यापार करना चाहिए। हमारा व्यापार बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि पैसे नहीं लगेंगे और ये मायावी चक्र हर चीज का ख्याल रखेगा। इस तरह अनामिका कहती है। उसके बाद फिर सब तैयार हो जाते हैं कि उसने सही कहा कहकर। फिर अगले दिन वो एक नया होटल शुरू करते हैं। वहाँ पे तरह तरह के भोजन उपलब्ध थे। उस जादुई चरखे की मदद से वो ग्राहक से आदेश लेते थे, फिर पहिए के पास जाकर भोजन लेके वो लोगों को परोसते थे। इस तरह उनका व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अप्रत्याशित रूप से वो बहुत अच्छा नाम कमाते हैं और अनामिका का पूरा परिवार बहुत पैसे कमाता है। वो उन पैसों से एक नया घर बनवाते हैं। पहले की तरह ही वो एक दूसरा 5 स्टार होटल भी शुरू करते हैं। कुछ सालों बाद वो भी बहुत अच्छे से चलने लगता है। वो और 2 इस तरह के होटल उसी शहर में शुरू कर लेते हैं और बहुत पैसे कमाते हैं। फिर उन्हें पलट के देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ दिनों के बाद बीमारी की वजह से शारदा का देहांत हो जाता है। उनकी मृत्यु के 1 साल बाद अनामिका 2 जुड़वे बच्चे को जन्म देती है, एक बेटा एक बेटी। शारदा का विश्वास था ये उसके सास ससुर है, इसीलिए उन्होंने बच्चों का नाम शारदा और प्रसाद रखा। अनामिका बच्चों का ख्याल रखने में व्यस्त हो गई और रमेश व्यापार में व्यस्त हो गया और वो खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे।